नेपाल में कल की हिंसा के बाद केपी ओली सरकार एक्शन में है। नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक और पुलिस चीफ कमिश्नर ने हर हिंसा वाली जगह का दौरा किया। ओली सरकार ने पुलिस और मिलिट्री को प्रदर्शन करने वालों को शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया है और राजा ज्ञानेंद्र शाह पर भी एक्शन की तैयारी हो रही है। नेपाल में कल के बाद कोई हिंसा नहीं हुई। अभी कुछ पल की खामोशी है क्योंकि इसके बाद बड़ा तूफान आने वाला है। इस तूफान के पीछे कई तरह के किरदार हैं। नेपाल इस वक्त उस मोड़ पर खड़ा है जहां उसे इस बात पर फैसला करना है कि वो राजशाही की तरफ चलेगा या उसी ढर्रे पर चलेगा या उसी रास्ते पर चलेगा जिस पर वो 16 साल से चलता आया है। सड़कें इस वक्त खाली हैं। काठमांडू सुनसान हो चुका है। लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं। हमारे 2 रिपोर्टर इस वक्त नेपाल पहुंच गए। नेपाल की आज की रिपोर्ट देखेंगे, उससे आपको यह अंदाजा लगेगा कि कल क्या होने वाला है। क्या नेपाल में फिर से भगवा लहराने वाला है? क्या नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनने वाला है? क्या नेपाल में फिर से राजा का राज आने वाला है? हमरो राजा हमरो देश जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शांत नेपाल जल रहा है। पत्थर चल रहे हैं। गाड़ियां जल रही हैं। टीयर गैस के गोले दग रहे हैं। पुलिस पब्लिक आमने सामने है। शॉपिंग मॉल तहस नहस हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी का दफ्तर तोड़ दिया गया। पुलिस पब्लिक की झड़प में 3 लोगों की मौत हो गई। शूट एट साइट का ऑर्डर है। पूरा नेपाल डिसऑर्डर है। नेपाल में ऐसा क्यों हुआ है? क्यों हजारों लोग सड़क पर हैं? प्रदर्शन करने वाले कौन हैं? एक हाथ में नेपाल का झंडा लिए और एक हाथ में भगवा लिए हजारों लोग नेपाली हिंदू हैं जिनके भीतर केपी सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। एक ही नारा लगा रहे हैं, राजा को लाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। राज्य को पुनर्स्थापना कर। हमरो राजा हमरो देश हमरो राजा हमरो देश। अचानक से नेपाल का हिंदू क्यों हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहा है? क्यों नेपाल का हिंदू राजशाही को वापस लाना चाहता है? क्या नेपाल का हिंदू वामपंथियों को उखाड़ फेंकना चाहता है? सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों का तर्क है कि साल 2008 तक नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। आरोप है कि जब लोकशाही आई तब से नेपाल में अस्थिरता बढ़ गई। आंकड़े बताते हैं कि 16 साल में नेपाल में अब तक 13 बार सरकार बदल चुकी है। नेपाल में जब राजशाही थी तब नेपाल हिंदू राष्ट्र था, तब यहां हालात अच्छे थे। 1990 से 2007 तक लागू संविधान के आर्टिकल 4 में लिखा था, नेपाल एक बहुनस्लीय, बहुभाषी, लोकतांत्रिक, स्वतंत्र, अविभाजित, संप्रभु, हिंदू और संवैधानिक राजशाही राज्य होगा। नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाले संविधान के आर्टिकल 27 में राजा की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि हिज मैजेस्टी, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में नेपाल नरेश कहा जाता है, वो महान राजा पृथ्वी नारायण शाह का वंशज होगा, आर्य संस्कृति और हिंदू धर्म को मानने वाला होगा। अब ये हिंदू राष्ट्र का बात तो इमीडिएटली होना चाहिए। अपने घर में अंदर पूजा करता है गणेश का, शिव जी का पूजा करता है, और ब्राह्मण लोग
अपने रीति रिवाज अपने सिस्टम में रहो। और हिंदू राष्ट्र तो अनिवार्य चाहिए, चाहे रिपब्लिकन हिंदू राष्ट्र बनाओ, हमको उसमें कोई सरोकार नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाओ, राष्ट्रपति ले आओ और हिंदू राष्ट्र बनाओ। रिपब्लिकन हिंदू राष्ट्र भी हो सकता है ना, रिपब्लिकन हिंदू राष्ट्र बनाओ, दोनों डायलॉग करो, राजशाही और रिपब्लिकन वाला दोनों एक आकर में डायलॉग करो। एक आम नेपाल के लोग क्या चाहते हैं? नेपाल के लोग तो यही चाह रहे हैं, शांति रहे, विकास होए। और ये जितना नेता सब है ना, ओली हो गया, देवगा हो गया, प्रचंड हो गया, ये सब मिली जुली है क्या, सब मिलजुल कर सरकार बनाता है, कभी ये खाता है कभी ये खाता है। और यही सबको हटाना चाहता है और कुछ नहीं है, युवा को लाना चाहता है आगे। जैसे कि अब देखिए आप, बालेन है यहाँ के, था होगा मेयर है, वो बढ़िया काम कर रहा है, तो उसको ये ओली विरोध कर रहा है। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले सबसे ज्यादा मौजूदा सरकारों के हिंदुओं के प्रति रुख को लेकर नाराजगी है। नेपाल में राजनीतिक दल पर दूसरे धर्मों को बढ़ावा देने का आरोप लग रहा है। लोगों को लगने लगा है कि इससे नेपाल की पहचान खत्म हो सकती है। नेपाल में हिंदुओं की आबादी घटी है जबकि दूसरे धर्मों की बढ़ी है। नेपाल की हिंदू आबादी 81.19% है, बौद्ध 8.2% है और मुसलमान 5.09% हैं। नेपाल में पिछले 10 सालों में हिंदू और बौद्ध धर्म की आबादी घटी है, मुस्लिम और ईसाई आबादी बढ़ी है। पिछले 10 सालों में हिंदू आबादी 0.11% और बौद्ध आबादी 0.79% घटी है। पिछले 10 सालों में मुस्लिम आबादी 0.69% और ईसाई आबादी 0.36% बढ़ी है। लोगों को लगता है कि राजशाही आने से इस पर रोक लगेगी। हम लोग राजा और हिंदू राष्ट्र हम चाहते हैं हम लोग, क्योंकि ये हमारा कल्चर ये है, बिना राजा का देश नहीं होता है। इसलिए हम लोग हिंदू राष्ट्र और साथ में राजा भी हम लोग को चाहिए, यानी सब नेपाली जनता को। नेपाल जनता चाहेगा तो हिंदू राष्ट्र और राजा आएगा। देखिए, हिंदू राष्ट्र और यहाँ हिंदू राष्ट्र बोल के इसको मोहरा बनाया जा रहा है, वैसा कुछ नहीं है। हिंदू राष्ट्र रहेगा तो भी ठीक है, अगर हिंदू राष्ट्र नहीं है तो जनता को तो आम और अमन चैन चाहिए, शांति चाहिए वो लोगों को। हिंदू राष्ट्र होगा तो भी ठीक है, लेकिन शांति तो चाहिए। हिंदू राष्ट्र हो जाएगा और शांति नहीं चाहिए, वैसा बात नहीं है। जनता आक्रोशित इसलिए है कि वो लोग को शांति चाहिए और सुरक्षा चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनेगा, राजशाही आएगी तो लगता है कि इनकी वो परेशानियां भी दूर होंगी जो इन सरकारों में लगातार बढ़ रही हैं। राजशाही की मांग करने वालों का आरोप है कि नेपाल में युवाओं का रोजगार के लिए विदेश पलायन बढ़ गया है। देश की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो गई है। मौजूदा राजनीतिक दल भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। नेपाल की विदेश नीति की वजह से रोटी बेटी के संबंध वाले भारत से संबंध खराब हो गए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन से नजदीकियां बढ़ाई हैं, जिनसे भाषा संस्कृति का कोई मेल जोल नहीं है। लोग महसूस कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही और देश का भविष्य ठीक नहीं है। ऐसा है, अभी हमारा जो नेपाल का लोग, अपना भाई लोग, दीदी बहन लोग है ना, पहला इधर हमारा कल कारखाना था, 1 से 6 कल कारखाना और 1000 से ज़्यादा उद्योग था हमारा इधर। तो हमारे नेपाली लोग को उधर सऊदी, कतार, मलेशिया जाने का जरूरत नहीं था, ठीक है। इसीलिए अभी हम लोग क्या सोचा था, पहला इससे भी अपना राजतंत्र से भी अच्छा होगा करके हम लोग ने पहला अपना पिताजी लोग ने आंदोलन किया, तो फिर एक गणतंत्र आ गया। तो अभी हम लोग अभी जो इतना 17-18 साल में इतना खत्म हो गया हमारा देश, इतना खत्म हो गया। भ्रष्टाचारी में नंबर 1 अपना इधर भ्रष्टाचारी को कानून कुछ भी नहीं है। जो सीधा साधा जनता वो लोग को कानून, वो लोग कुछ भी करे, हम लोग को कानून है, लेकिन भ्रष्टाचार करने वाला को कानून नहीं है। जब से संघीयता है तब से क्या है कि भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पे है। स्थानीय सरकार से लेके, प्रदेश सरकार से लेके, केंद्र सरकार से लेके, तो आम जनता में कहीं ना कहीं असंतुष्टि है। और उस असंतुष्टि को लेके कुछ लोग जो विचार कर रहे, नहीं पहले जो राजा थे तो देश में शांति था, चैन था, अमन था और सब लोग अच्छे से रहते थे। लेकिन जब से ये संघीयता आया हुआ है तो कुछ मुट्ठी भर नेता लोग ही इस देश को कब्जा करके रखे हुए हैं और वो लोग सोच रहे हैं कि जो हम लोग जो चाहेंगे वही होगा। और उन्हीं के मातहत में रह के कर्मचारी तंत्र से लेके या और जो भी हैं, भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। तो उससे आजित होके कुछ समूह, कुछ लोग सोच रहे हैं कि नहीं, राजतंत्र आएगा तो ये नेता सब अंदर चला जाएगा लोग, और जितना भ्रष्टाचार हो रहा है तो भ्रष्टाचार में कमी आएगा।
कम्युनिस्ट नेपाल के खिलाफ विरोध की चिंगारी बहुत दिनों से सुलग रही है, जिसे हवा तब मिल गई जब इसी 19 फरवरी को पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने लोकतंत्र दिवस पर हिंदुओं को एकजुट होने की अपील की, जिसमें हिंदू राष्ट्र वापस बनाने का ऐलान किया गया, जिसके लिए राजशाही वापस लाने की बात कही गई। तभी से यह प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन यही प्रोटेस्ट हिंसा में बदल गया जब काठमांडू के 3 कोना पार्क पर राजा के समर्थकों ने एक रैली का आयोजन किया था। इस रैली में केपी ओली को हटाने, राजशाही वापस लाने और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन था। तिकोने पार्क में राजशाही समर्थक जुटना शुरू हो गए, स्टेज बनाया गया, राजतंत्र बहाल के नारे लगे। बवाल उस वक्त शुरू हुआ जब करीब 3 बजे भीड़ इस पार्क के बाहर आने की कोशिश करने लगी। पुलिस की फायरिंग में एक राजशाही समर्थक को गोली लगी, जिसके बाद लोग भड़क गए और घेराबंदी तोड़ते हुए सड़क पर आ गए। जब पुलिस ने टीयर गैस के गोले छोड़ने शुरू किए तो प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। प्रोटेस्ट पत्थरबाजी में बदल गया। एक निजी चैनल में तोड़फोड़ हुई, जिसमें कैमरामैन की भी मौत हो गई। रेस्टोरेंट को तहस नहस कर दिया गया। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी निशाना बनाया गया। अभी अगर आप देखेंगे तो तिनकुना इलाके के अंदर एक ये रेस्टोरेंट है और इस रेस्टोरेंट के अंदर किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरे रेस्टोरेंट में जितने भी यहाँ पर शीशे लगे हुए थे उन सबको पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया गया है। अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरा फर्नीचर और जिस तरीके से जितने यहाँ पर कांच के शीशे लगे हुए थे सबको तोड़ दिया गया है। भीड़ ने पथराव किया इस रेस्टोरेंट के अंदर और पूरा रेस्टोरेंट इस वक्त तहस नहस हो गया है। कुछ वर्कर्स यहाँ पर हैं जो कि कल इस वक्त जब यहाँ पर तोड़फोड़ हो रही थी उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। क्या नाम है आपका? मेरा पुरान राई। पुरान, कितने बजे यहाँ पर ये भीड़ आई, किस तरीके से यहाँ पर ये हमला हुआ? ये सुबह से भीड़ तो सुबह से हुआ था, मगर ये टूटने का समय थे 2 से 3 बजे के बीच, 12 बज के उस 3 बजे तक का उस समय का है। कितनी भीड़ आई थी, क्या पथराव किया, कैसे तोड़े पत्थर यहाँ के? भीड़ तो बहुत था, उधर उधर सब तरह था, मगर यहाँ क्या हुआ था, अब उन लोग राजा के लिए आया था, राजा के लिए आया था, मगर यहाँ पे क्यों ऐसे फुटा दिया मुझे पता नहीं। अच्छा, जो भीड़ आई थी जिन्होंने तोड़फोड़ की वो क्या कह रही थी, क्या बोल रही थी, क्या चाहिए उनको? उनको राजा चाहिए। राजा। रेस्टोरेंट तोड़ने से क्या होगा? रेस्टोरेंट तोड़ने से अब आपका पुलिस सेक्रेटरी है ना, पुलिस सेक्रेटरी के साथ हुआ था क्या, इसलिए रिस्क में फुटा दिया हुआ। यह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कोटेश्वर इलाके में है। यहां बाहर खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। फिर प्रदर्शनकारी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घुस गए और लूटपाट करने लगे। जब सुरक्षा कर्मियों ने खदेड़ा तो उन पर हमला भी किया। आप एक सुपरमार्केट देख रहे हैं। इस सुपरमार्केट के अंदर भी काफी तोड़फोड़ की गई, शीशे इसके काफी ज्यादा तोड़े गए। जो राजशाही के समर्थक हैं उनकी मांग लगातार यही है कि 2008 से पहले जिस तरीके से नेपाल में राजशाही चला करती थी उसको यहाँ पर बहाल किया जाए, हिंदू राष्ट्र की घोषणा की जाए। उस वक्त 3:30 बजे दोपहर की बात है, ये तक खोला हुआ था स्टोर? हजुर, सबै खुल्लै थियो। सामान वगैरह भी ले गए यहाँ से? हजुर, सबै सामानहरू लिएर जानुभयो। ये शोरूम है और इस शोरूम के अंदर ये बताया जा रहा है कि 3:30 बजे के आसपास ये घटना हुई और फिलहाल जो यहाँ के मालिक हैं उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन 3:30 बजे के आसपास ये पूरी घटना यहाँ पर हुई है। हुआ वो अच्छा नहीं हुआ क्योंकि ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, मतलब ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी में ऐसा करने से अच्छा नहीं रहेगा। ये बहुत आतताई घटना हो गया। जो राजशाही के समर्थन में या उसकी वापसी बहाली के लिए जो ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अभी 19 तारीख को लोकतंत्र दिवस पे जो पूर्व राजा हैं ज्ञानेंद्र शाह, उन्होंने कहा था कि उन्हें सपोर्ट करो। आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं, मैं एक थोड़ा प्रोफेशनल बिजनेसमैन हूँ, मैं इस बारे में मेरा कोई बात नहीं, लेकिन मुश्किल बात है। इस कॉम्प्लेक्स में हुए नुकसान को देखने के लिए खुद नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक भी पहुंचे। हालात कितने नाजुक हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जब उनसे सवाल किया गया तो बात करने से भी इनकार कर दिया। यहाँ काफी
जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी एक बार हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, लेखक सर, कान्तिपुरमा जानुहुन्छ उतै कान्तिपुर में ये गृह होम मिनिस्टर है ना? कान्तिपुरमा होम मिनिस्टर। सर, मैं इंडिया से आया हूं, दिल्ली से। एक प्रदर्शनकारियों ने तिनकुने में कई घरों में तोड़फोड़ की, एक घर को आग के हवाले कर दिया और आलोक नगर में मौजूद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के दफ्तर में घुसने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने पेरिस दंडा में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के कार्यालय में भी घुसने की कोशिश की और कई सरकारी वाहनों को आग के हवाले कर दिया। खुद केपी ओली दफ्तर में जाकर नुकसान देखने गए और उन्होंने प्रोटेस्ट का पूरा ठीकरा राजा ज्ञानेन्द्र पर फोड़ दिया। यसलाई गंभीर समीक्षा सरकारले गरोस् र आउने दिनको लागि पूर्ण तयारीमा जाओस्। अर्को जे भइराखेको छ अब एकदम प्रष्ट भएको छ कि यसको पछाडि ज्ञानेन्द्र शाह नै हो र ज्ञानेन्द्र शाहको मानसिकता नै आपराधिक छ भन्ने कुरा इतिहासमा नै देखिएको हो, अहिले पनि देखिएको छ। त्यसकारण यही नै समय हो सरकारले कड़ा कदम चालोस्। केपी ओली जान चुके हैं कि 80% नेपाल का हिंदू जाग गया है और ये मामला बढ़ा तो संभलने वाला नहीं है। नेपाल में राज परिवार को लेकर लोगों का भरोसा बढ़ा। अब लोग खुलेआम कह रहे हैं कि 17 सालों बाद अब किंग ज्ञानेन्द्र नेपाल में हैं, कोई विलन नहीं है। अब ज्ञानेन्द्र जहां भी जाते हैं वहां लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। ज्ञानेन्द्र आरपीपी का समर्थन करते हैं। जो प्रदर्शन हुआ इसके पीछे भी राजा समर्थक का ही नाम आ रहा है। केपी ओली जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने हिंसा के पीछे राजा समर्थकों का ही नाम लिया। इस विरोध प्रदर्शन से एक दिन पहले ही प्रसाई ने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह से मुलाकात की थी और राजशाही और हिंदू राज्य की स्थापना को अपना धर्म बताया था। लेकिन जब से सरकार एक्शन में आई है, राजशाही समर्थकों के कमांडर प्रसाई लापता हो गए हैं। लोगों का ये साफ तौर पे कहना है, असल में लोगों की दो मांगे हैं। एक तो लोगों की ये मांग है कि जो ये दोनों दल हैं, जो एक तरफ पूरी तरीके से बात कर रहे हैं कि राजतंत्र की बहाली हो जाए, दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। इसको लेकर लोगों का कहना है कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, लेकिन जो दोनों दल हैं, दोनों की जो अलग अलग बातें हैं, उनको एक टेबल पर उसका कोई ना कोई समाधान निकले, क्योंकि इस तरीके से अगर प्रोटेस्ट के बीच में हिंसा होगी तो इसका नुकसान नेपाल वासियों को ही यहाँ पर होने वाला है। आप देखेंगे तो आगे और भी इस पूरे ग्राउंड के अंदर लोग अभी भी मौजूद हैं, जिनको पुलिस बाहर की तरफ नहीं आने दे रही। फिलहाल नेपाल में माहौल शांत है, लेकिन हिंदू राष्ट्र को लेकर जो चिंगारी भड़की है वो कितने दिन तक शांत रहेगी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नेपाल में ऐसा कभी नहीं हुआ जब धर्म और राजशाही के नाम पर इतने लोग सड़कों पर उतर आए हों और इस तरह का उग्र प्रदर्शन किया हो। चुनौती भारत के लिए भी है, क्योंकि राज परिवार का हिंदूवादी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मठ से भी पुराना नाता रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी और चीन समर्थक हिंसा के पीछे भारत का नाम जोड़कर नई बहस छेड़ सकते हैं, जिससे भारत को भी अलर्ट रहने की जरूरत है।